नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद संबंधित सिवाच के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और आप लोगों को पता होगा एमपीएसडब्ल्यू की जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए जो मेंस में आपका, वैसे तो आपको अब सीटी परी की टेंशन होनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन मैं चाहूँगा कि साथ साथ जो है आपकी मेंस की तैयारी भी होती रहे, क्योंकि एमपीएसडब्ल्यू का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। हमारा जो मेन सिलेबस है, जो 70% आपका पोर्शन आना है, जिसमें आप लोग का जो स्पेशल एमपीएसडब्ल्यू के लिए टारगेट करके हम पढ़ा रहे हैं, वो वाला सिलेबस वैसे तो आसान सा है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पर यूनिट्स लिखी हैं आपके पीछे, हमें बस यही पढ़नी है। एक आधी और एक्स्ट्रा ऐड होगी तो हम कर देंगे अगर आपकी डिमांड होगी तो, वरना जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं उनमें मैं आपको खास बात बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उसके अलावा वैक्सीनेशन से देखने को मिले हैं। लेकिन हम किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेंगे। जो भी सब्जेक्ट आप एमपीएसडब्ल्यू में 2 साल पढ़ के आए हो वो सारे के सारे हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। तो जो लड़कियाँ जिन्होंने एएनएम कर रखी है, जो वो लड़के जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है एमपीएसडब्ल्यू से, और ट्वेल्थ जो है वो किसी भी स्ट्रीम से पास आउट है, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्पेशल रिक्वायरमेंट यही है कि एमपीएसडब्ल्यू का आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एक वैलिड इंस्टीट्यूट से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। और एक अंदाजे के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, 10 से 12 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा में एमपीएसडब्ल्यू का डिप्लोमा करके बैठे हैं, और पिछले कई सालों से वैकेंसी नहीं आई है। इस साल जो है सरकार ने इन वैकेंसियों के लिए जो है हामी भरी है, रिक्त पदों की जो है मांग की है। तो लगभग ये अंदाजा है मेल और फीमेल को मिलाकर 1000+ जो है पद आने की संभावनाएं हैं, जिसमें 800 के आसपास जो है मेल के आएंगे और 300 350 के आसपास जो है फीमेल की वैकेंसीज आएंगी। तो काफ़ी टफ जो है वो आप लोगों का कंपटीशन रहने वाला है। सबसे पहले तो टारगेट आपका सीईटी परी को है, लेकिन मैं चाहूँगा कि रोजाना साथ साथ थोड़ा सा तुम करते चलो। तो लगभग मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 4 महीने कम से कम भी आपके सिलेबस को पूरा होने में लगेंगे, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। 4 महीने मैं कम से कम बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ये चैप्टर आपके सामने रखे हुए हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हमने पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करनी है, बस हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में ही जानना है। हमने कोई भी बॉटनी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमने और किसी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है बायोलॉजी में। हमें सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करनी है, जिसमें हम पूरी हमारी बॉडी के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, एक्सक्रिएटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, स्केलेटल सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सारे जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में हैं उन सभी के बारे में हम बात करने वाले, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में हम हमारी बॉडी से बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है बेटा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग सेवाएं होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में भी हमें पढ़ना है। मिडवाइफरी यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह होती है उस समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, सोशियोलॉजी, समाज में आपका क्या योगदान होगा उसके बारे में हमें पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम सूक्ष्म जैविकी भी बोल देते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और सबसे अलग ये चैप्टर, हालांकि हम अलग नहीं रखते, इस बार मैं अलग रख के पढ़ा रहा हूँ आपको, वैक्सीनेशन या टीकाकरण। 0 से लेकर 20 साल तक के बच्चों, 20 साल तक के व्यक्ति को जो है अडल्ट हो जाता है 18 के बाद, तो कौन कौन सी वैक्सीन किस टाइम पे लगती है, ये सारी हम आपको अलग अलग करके पढ़ाएंगे बिल्कुल चार्ट से। तो वैक्सीनेशन को हालांकि सभी एक साथ पढ़ा देते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा देते हैं, या फिर वो आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं वैक्सीनेशन को बिल्कुल अलग से लेके चलूंगा, क्योंकि ये आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ और टॉपिक्स जो आपको लगते हैं, हालांकि ये सारे के सारे टॉपिक जो मैंने उठाए हैं वो एमपीएसडब्ल्यू का जो 2 साल का कोर्स होता है उसके अंदर जो पढ़ाया जाता है उन्हीं से मैंने ये पोर्शन उठाया है। ठीक है, बाकी जो और थोड़ी सी डेप्थ की चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आप लोग पढ़ते हो जीएनएम वगैरह के लिए। तो हमारे पास जीएनएम का हमने अभी कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया है, तो ये स्पेशली हमने टारगेट करके चल रहे हैं हम एमपीएसडब्ल्यू के लिए। तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप नीचे जो हमारा इंक्वायरी नंबर चल रहा है आप इस पर कॉल कर सकते हो। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उसमें ऐड हो सकते हो। रेगुलर आपको पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, जो यहाँ बोर्ड में पढ़ाया जाएगा एज इट इज़ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मेहनत आपसे नहीं करवाई जाएगी, बस आपका काम इतना है कि आपको इनको पढ़ना है। आप इनकी हार्ड कॉपी निकालिए, रेगुलर जो क्लास यहाँ पे दी जा रही है उसको आपको पढ़ना है। टारगेट बैच हमने इसलिए नाम रखा है इस चीज़ का, ताकि जो बच्चा हमसे जुड़े वो डेफिनेटली यहाँ से सिलेक्शन लेके निकले। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे ही इतना, 4 महीने लगातार आपके साथ रहेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन। जब आपका एग्जाम नहीं होता, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसा भी हमें टाइम लगेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज दिए जाएंगे पहले, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो बहुत बड़ा एक हम
सिस्टम जो है हमने तैयार किया है, हमने एक इसका खाका पूरा तैयार किया है कि कैसे बच्चों की तैयारी करवानी है। तो अगर आप भी MPSW की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। क्लास डेमो के तौर पर हम दे रहे हैं और शुरुआत ही है आज से हमारी ये पहली क्लास है MPSW के लिए, जिसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। और इसमें हम जो पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, या जिसका नाम है डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन। बाइलैंग्वेज हमारी ये क्लास रहेंगी बेटा, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। चैप्टर का नाम है हमारा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, या इसको हम कहते हैं पाचन और अवशोषण। ये हमारे चैप्टर का नाम है पहला ही। कम से कम इस चैप्टर की 6 से 7 क्लास तो कम से कम है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, 7 भी क्लास आप लोग की इस चैप्टर की हो सकती है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा इस चीज़ से। ठीक है, ये हमारा चैप्टर चलेगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें एक वर्ड यहाँ पर लिखाई देता है बेटा, दिखा हुआ, वो है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम इस शब्द को ही तोड़ना चाहेंगे कि जो डाइजेशन वर्ड सर आपने लिख रखा है इसका मतलब क्या है। ये जो डाइजेशन वर्ड जो आपने सामने लिख रखा है, या जिसको आप क्या कह रहे हो, पाचन कह रहे हो, इसका मतलब क्या है। तो पाचन वर्ड का मतलब जो है मेरे भाई क्या होता है। पाचन जो है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। और जो भी प्रोसेस, जो भी प्रक्रिया या जो भी रासायनिक प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंदर होती है तो वो एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। इस पाचन में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, फूड के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, उनको किस में तोड़ा जाता है, सिंपल में तोड़ा जाता है। मतलब कहने का ये है कि डाइजेशन जो है मेरे भाई वो क्या है आप लोग का, ए प्रोसेस इन विच complex substance of food breakdown into simple एक प्रक्रिया जिसमें भोजन के जटिल अणुओं को साधारण अणु में तोड़ा जाता है। जटिल अणुओं को साधारण अणु में तोड़ा जाता है, साधारण अणु में तोड़ा जाता है। अब ये जो प्रक्रिया है ना बेटा, हमने कह तो दिया डाइजेशन जो है एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जो है कैसी प्रक्रिया है, ये है आप लोगों की मेटाबॉलिक। ये कैसी प्रक्रिया है, ये आप लोगों की एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। हिंदी में मैं कहूँगा तो आप कहोगे सर ये है आप लोगों की एक उपापचयी प्रक्रिया है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसके अलावा ये आप लोगों की एक बायोकेमिकल रिएक्शन प्रक्रिया भी है, यानी कि बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है ये। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि ये आप लोगों की एक जैव रासायनिक प्रक्रिया भी है, जैव रासायनिक प्रक्रिया भी है। तीसरा, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो बेटा ये आप लोगों का एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है, यानी कि ये आप लोगों की एक यांत्रिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, अब ये इतने बातें लिख दी, इनका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने आपको बहुत सिंपल सी भाषा में समझाया। वो क्या समझाया कि भाई डाइजेशन का मतलब होता है कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, यानी कि फूड के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल में तोड़ देना। भाई रोटी का टुकड़ा आपने लिया,
इंजेक्ट आपने इसका जो है इंजेक्शन किया, आपने उसका अंतर्ग्रहण किया, बॉडी के अंदर रखा, उसके बाद दांतों ने उसको चबाना शुरू कर दिया, एंजाइम्स ने उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया, वो जो आपका कॉम्प्लेक्स था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लग गए। तो यही क्या है? डाइजेशन है। डाइजेशन से कोई एनर्जी थोड़ी बनती है, नहीं। डाइजेशन से हमारी बॉडी के अंदर किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर उस ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन होता है, तब जाकर हमें एनर्जी मिलती है। और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो है वो आपका रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, ना कि डाइजेशन के थ्रू होता है। आई बात समझ में? तो ग्लूकोज टूटता है वो किस प्रक्रिया में बेटा? रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में। अब सबसे पहले मैंने लिखा कि डाइजेशन जो है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाएं हमारी क्या होती हैं? मेटाबॉलिक होती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को ठीक रखो, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाए, किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगड़ जाए, ये सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर एक के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है तो बाकी अपने आप सारे जो है अफेक्टेड हो जाते हैं, उन सब के ऊपर जो है प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो ये शरीर के अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं मेटाबॉलिज्म को अलग से पढ़ाता हूं कि भाई कोई हमसे ये पूछे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है सर, ये बताओ पहले तो हमें। मेटाबॉलिज्म, ये लोग जो चिल्लाते रहते हैं कि मेटाबॉलिज्म को ठीक रखो ठीक रखो, उपापचय होता क्या है? ये उपापचय होता क्या है, पहले आप इसके बारे में बताइए हमें। तो इसके बारे में सिंपल सी भाषा में मैं ये लिखूंगा कि उपापचय जो होता है बेटा, इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं, शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं, सारी की सारी शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं क्या कहलाती है मेरे भाई? आप लोगों का मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण भी हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस है। इन्हीं सभी को कंबाइनली हम क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। तो ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है ना बेटा, इसको आगे चलकर हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं मेरे भाई? हम इनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे करके हमने जो है इनको दो भागों में बांट दिया। एक को हम बोल देते हैं कैटाबॉलिक, एक को हम क्या बोल देते हैं? कैटाबॉलिक, या इसको आप हिंदी में बोल देते हो अपचय। क्या बोल देते हो? अपचय। और दूसरी होती है एनाबॉलिक। दूसरी कौन सी होती है? एनाबॉलिक होती है, या जिनको हम क्या बोल देते हैं? उपचय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? उपचय बोल देते हैं। अब इन दोनों का मतलब हमें समझना है। मेटाबॉलिक तो हमें समझ में आ गया गुरुजी। मेटाबॉलिक का मतलब जो होता है वो केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी है, शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं हमारा मेटाबॉलिज्म है। तो फिर मेटाबॉलिज्म जो है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला कौन सा? कैटाबॉलिक। दूसरा कौन सा? एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या होगा? कैटाबॉलिक में क्या होगा मेरे भाई? ये वही चीज, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो आप लोगों के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल, साधारण जटिल अणु साधारण अणु में टूटते हैं, 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 जटिल अणु साधारण अणु में टूटते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को कौन कौन से याद रखने हैं भाई? कैटाबॉलिक में हमने कह दिया। अभी आप यही भी तो कह रहे थे ना सर, डाइजेशन भी तो यही है, उसमें भी तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में टूट रहे हैं, उसमें भी तो जटिल अणु इसमें टूट रहे हैं। तो मैं कब मना कर रहा हूं भाई? डाइजेशन मेटाबॉलिज्म तो है ही, शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया तो है ही, लेकिन मेटाबॉलिज्म में किस टाइप का है? ये कैटाबॉलिक टाइप का है। तो हम लिख देंगे एग्जांपल के तौर पर बेटा, डाइजेशन इसी का तो है पार्ट। डाइजेशन जो है वो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन तो है ही, लेकिन मेटाबॉलिक में किस टाइप की है? पाचन जो है वो, डाइजेशन जो है, पाचन जो है वो मेटाबॉलिक में कैटाबॉलिक टाइप का है। ऐसे ही बेटा आप लोगों को एग्जांपल याद रखना है दूसरा, रेस्पिरेशन का, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी किसका ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि श्वसन। पाचन और श्वसन दोनों ही किस तरह की प्रक्रियाएं हैं? ये दोनों की दोनों कैटाबॉलिक है, दोनों की दोनों क्या है? अपचय है, दोनों की दोनों क्या है? अपचय है, कैटाबॉलिक है। अब फिर एनाबॉलिक क्या हुआ सर? एनाबॉलिक में क्या होगा?
सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन, कंबाइन एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। साधारण अणु, साधारण अणु, साधारण अणु जुड़कर, जुड़कर जटिल अणु का निर्माण करते हैं, जटिल अणु का निर्माण करते हैं, जटिल अणु का निर्माण करते हैं। मतलब है तो ये भी मेटाबॉलिक, लेकिन मेटाबॉलिक में कोई छोटी छोटी चीजें जुड़कर बड़ी चीज का निर्माण कर रही होगी तो वो एनाबॉलिक, कोई बड़ी चीज छोटी चीज में टूट रही होगी तो वो कैसी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी आप लोगों की कैटाबॉलिक। अब आप लोगों से पूछे कि इसका एग्जाम्पल बताओ मेरे भाई, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है ना, आप लोग लिख सकते हो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, या फिर आप ये लिख लो प्रोटीन फॉर्मेशन इन बॉडी, है ना भाई, प्रोटीन फॉर्मेशन इन बॉडी, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन के निर्माण के लिए छोटे छोटे अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है, अमीनो एसिड जो है पेप्टोन में बदलते हैं, पेप्टोन पेप्टाइड में, और पेप्टाइड से बनता है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन का निर्माण किस में आएगा मेरे भाई, है तो ये आप लोग का मेटाबॉलिक प्रोसेस क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है, लेकिन किस में आएगा, एनाबॉलिक में आएगा। तो आई होप तुम इतनी बात समझ पाओगे कि जो मेटाबॉलिज्म होता है या मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, हमारे शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। मेटाबॉलिज्म को हमने दो भागों में बांट दिया, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, अपचय और उपापचय। ठीक है, अपचय कैटाबॉलिक का मतलब होता है बड़ी चीज का छोटी चीज में टूटना, एग्जाम्पल है उसके पाचन और मेरे भाई श्वसन यानी कि डाइजेशन और रेस्पिरेशन। वहीं जो आप लोग का एनाबॉलिक है उसमें छोटी चीजें जुड़कर बड़ी चीज का निर्माण करती है, जिसको हम आमतौर पर कह देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं किसका, प्रोटीन फॉर्मेशन का। बस ये बात है आप लोग को याद रखनी है। तो गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमने डाइजेशन पढ़ा ना, डाइजेशन ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में है, लेकिन मेटाबॉलिक प्रोसेस में किस तरह का है मेरे भाई, ये कैटाबॉलिक टाइप है। ये कैसा है, कैटाबॉलिक टाइप है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किस तरह का है मेरे भाई, ये अपचय प्रकार का है, अपचय प्रकार का है। अब हमें ये बात थोड़ी सी समझ में आ गई कि ये अपचय प्रकार का होता है। तो आप लोगों से एग्जाम में लिखा पाएगा पाचन किस तरह की प्रक्रिया है, तो वहां पर लिखा मिलेगा कैटाबॉलिक है, एनाबॉलिक है, मेटाबॉलिक तो है ही, लेकिन मेटाबॉलिक में भी कैसी टाइप की है मेरे भाई, ये कैटाबॉलिक टाइप की है। चलो पाचन हमें समझ में आ गया सर। एक और वर्ड आपने लिख रखा है कि बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, जैव रासायनिक प्रक्रिया भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पाचन में जो है ना एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। एंजाइम को हम हिंदी में विकर बोल देते हैं, है ना। पाचन में हमारे डाइजेशन में जैव रासायनिक प्रक्रिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या करते हैं बेटा, एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर एंजाइम जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो एंजाइम होते हैं, जो आप लोग के विकर होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। विकर क्या करते हैं मेरे भाई, ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि ये भाग लेते हैं। पाचन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है मेरे भाई, एंजाइम जरूरी है ना। ये यहाँ पर क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और जितने भी एंजाइम हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, डाइजेस्टिव एंजाइम की, सारे के सारे हाइड्रोलेज होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का मतलब है कि ये भोजन को पानी में डुबो डुबो के तोड़ेंगे। ठीक है भाई, तोड़ना तो काम है, फूड को तो हमें बॉडी के अंदर जाने के बाद ब्रेक डाउन करना ही करना है। डाइजेशन का मतलब ही ये है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, आई बात समझ में, डाइजेशन का मतलब ही है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और इस ब्रेक डाउन को करने में के लिए हमारी मदद कौन कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं एंजाइम। तो एंजाइम अब जब उनको तोड़ना है फूड को, तो उनको किसकी जरूरत है, पानी की। इसलिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलेज बोल देते हैं कि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेज, क्योंकि ये फूड को तोड़ेंगे लेकिन पानी में डुबो डुबो के उनका ब्रेक डाउन करेंगे। तो पहले मैं एंजाइम के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूंगा ताकि आप समझ जाओ एक ही बार में कि एंजाइम क्या होते हैं। ध्यान से सुनना, एंजाइम। तो एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो एंजाइम होते क्या है, सुनो ध्यान से। एंजाइम जो होते हैं ये होते हैं बायो कैटलिस्ट। ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब होता है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि भाई कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है, पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम होता है वो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट जो है हम यूज करते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शंस को स्लो या फास्ट करने का काम करते हैं। तो पाचन हमारे शरीर में होने वाली एक केमिकल रिएक्शंस है,
और भी बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी में हो रही है, तो उनको स्लो या फास्ट करने में काम करते हैं कौन, हमारे एंजाइम। तो एंजाइम हमने क्या बोल दिया, बायो कैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है। दूसरी बात इसके बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए एंजाइम क्या होते हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सभी विकर प्रोटीन से बने होते हैं, सभी विकर प्रोटीन से बने होते हैं, सभी विकर प्रोटीन से बने होते हैं। ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। लेकिन बात अगर कोई एंजाइम की आ जाए, सहविकर की, तो सहविकर जो है ना, कई बार एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो सहविकर प्रोटीन से भी बने हो सकते हैं और कुछ विटामिनों से भी बने हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम जो है, विकर जो है, वो हमेशा किससे बने हुए मिलेंगे आप लोगों को, प्रोटीन से बने हुए मिलेंगे। ओके, तो सभी एंजाइम जो है वो आप लोगों के किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तीसरी बात जो आपको मैंने बतानी है वो ये है कि मेरे भाई ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलेज। सभी पाचक एंजाइम या विकर लिख लेना बेटा, एंजाइम वैसे तो एंजाइम ही लिखा मिलेगा। सभी पाचक एंजाइम हाइड्रोलेज होते हैं, हाइड्रोलेज का मतलब समझ तो गए ना तुम, क्योंकि मेरे भाई ये भोजन को पानी में डुबो के तोड़ते हैं। तो ये एंजाइम होते हैं हमारे। बहुत सारे आप एंजाइम पढ़ोगे, लार से ही आप एंजाइम के बारे में पढ़ना शुरू कर दोगे, उसके बाद स्टमक के अंदर पढ़ोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम के बारे में आप बात करोगे, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस से एंजाइम निकलते हैं, आई बस में, तो काफ़ी एंजाइम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये एंजाइम हो गए। अब ये दोनों कंसेप्ट हमें समझ में आ गए कि डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल में तोड़ना। यहाँ पर तोड़ने के लिए हमारा फूड है, डाइजेशन का मतलब हम फूड को ही तोड़ रहे हैं। तो फूड के जो बड़े बड़े गोले हम शरीर के अंदर लेते हैं, फिर उनको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे टुकड़ों में, उसी को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस हमें समझ में आ गया, क्योंकि ये शरीर के अंदर हो रहा है। मेटाबॉलिक में भी कैटाबॉलिक टाइप का है, क्योंकि इसके अंदर बेटा कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल के अंदर टूट रही है। दूसरी बात भी हमें समझ में आ गई कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीसरा हमने कहा कि ये मैकेनिकल प्रोसेस है, सर यांत्रिक प्रक्रिया है। ये बात कैसे आप कह सकते हो कि ये मैकेनिकल प्रोसेस है? अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर जब फूड जाता है तो उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो होती है चर्निंग और एक होता है मैस्टिकेशन, ठीक है। चर्निंग में आप एक तरह से कह सकते हो हमारे दांत जो है वो भोजन को पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं। आई बात में, भोजन जो हम खा रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं बेटा, उसको क्या कर रहे हैं, ये ग्राइंड कर रहे हैं, दांतों से काट रहे हैं, पीस रहे हैं। उसके बाद इसका मैस्टिकेशन हो रहा है। मैस्टिकेशन का मतलब ये है कि हमारी लार में मिलकर जो है ना, बिल्कुल जैसे आटे से हमने रोटियां बनाई थी ना, वैसे आटे टाइप की संरचना हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। तो ये दोनों प्रक्रियाओं के कारण हम क्या कहते हैं कि सर ये आप लोगों का मैकेनिकल प्रोसेस भी है। किसके कारण हम डाइजेशन को जो है मैकेनिकल प्रोसेस कहेंगे? तो आप कह दोगे सर इसके अंदर दो चीजें, एक तो बेटा क्या है, चर्निंग है ना, चर्निंग बोल देते हो आप। चर्निंग के अंदर ग्राइंडिंग ऑफ फूड भी आ जाएगा, भोजन को पीसना, आप ऐसे कह सकते हो, भोजन को पीसना, यानी कि दांतों से जब हम पीसते हैं तो ये एक तरह से कैसी प्रक्रिया होगी, एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि मेरे भाई एक होता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो बेटा, भोजन का मंथन, है ना, मथना ऐसे कह सकते हो, मंथन नहीं मथना। मैस्टिकेशन का मतलब हो गया भाई भोजन को मथना, है ना, भोजन का मथना का मतलब ये है कि जब इसके अंदर लार मिल जाएगी या हमारे स्टमक के अंदर से इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाएगा, तो एक तरह से है ना ये ऐसे हो जाएगा, आटे की तरह ही, है ना, सेमी लिक्विड टाइप सा हो जाएगा। फिर ये हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करने में भी इसको क्या होती है, फिर आसानी होती है, यानी कि इसोफेगस से आसानी से मूव कर जाएगा, फिर स्टमक के अंदर पड़ा रहेगा, फिर स्टमक से जो है जो पाइप नुमा संरचनाएं होती है उससे जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इससे जो होती है ना थोड़ा सा ठीक लगता है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। तो डाइजेशन हमने कंप्लीट समझ लिया कि डाइजेशन वर्ड का मतलब है क्या। पाचन का मतलब सिंपल सी भाषा में भोजन के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको सिंपल में तोड़ना।
पाचन जो है वो आप लोगों की कैसी प्रक्रिया है कि मेटाबॉलिक है, क्योंकि शरीर के अंदर होने वाली एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, पाचन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इससे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। ये आप लोगों की एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये मैकेनिकल प्रोसेस भी है, मैंने बता दिया क्यों है, चर्निंग और मेस्टिकेशन, यानी कि भोजन को पीसना, दांतों से ग्राइंड करना, और मेरे भाई भोजन का मथना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमने इसके अंदर अब तक पढ़ ली है बेटा। अब अगली चीज जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो तो हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसको हम कहते हैं बेटा क्या, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम इसको बोल देते हैं, पाचन तंत्र। सिस्टम वर्ड कहां पर आता है, सिस्टम वर्ड वहां पे आता है जहां पर मल्टीपल लोग मिलकर एक चीज को चलाने की कोशिश करते हैं, तो हम कह देते हैं बहुत बड़ा सिस्टम है यार। जैसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा सिस्टम है, क्योंकि वहां पे मल्टीपल लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कोई एक फैक्ट्री में मल्टीपल लोग मिलकर काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक मल्टीपल लोग मिलकर चला रहे हैं, तो हम कहते हैं यार इनका तो बहुत बड़ा सिस्टम है। बहुत बड़ा सिस्टम है मतलब वहां पर बहुत सारी चीजें मिली हुई है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, डाइजेशन के लिए बहुत सारे ऑर्गन साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं बेटा। एक को हम बोल देते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड, या जिनको आप बोल देते हो सहायक ग्रंथियां, जिनको आप क्या बोल देते हो, सहायक ग्रंथियां बोल देते हो, एसोसिएटेड ग्लैंड या सहायक ग्रंथियां बोल देते हो। दूसरे में हम क्या ले लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, दूसरे के अंदर जो है हम ले लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तुमने सुना भी होगा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल। स्पेलिंग वगैरह पे मत जाना, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन मेरी भावना समझाना का तरीका या फिर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो गलत नहीं हो सकती। ठीक है, हालांकि स्पेलिंग भी मोस्टली ठीक ही रही है अब तक। एलिमेंट्री कैनाल, या इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, आहार नाल। एक होती है आहार नली और एक होती है बेटा आहार नाल, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, अब आहार नाल क्या है इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, लेकिन बाहर से हमारी मदद कर रही है और अच्छी खासी मदद कर रही है। ये नहीं है कि भाई मदद ना कर रही हो, अच्छी खासी मदद कर रही है ये हमारी। ठीक है, जैसे एसोसिएटेड ग्लैंड के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, हम बात करेंगे स्लेवरी ग्लैंड्स के बारे में, लार ग्रंथियां, स्लेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियां। उसके बाद हम देखेंगे बेटा किसके बारे में, लीवर यानी कि यकृत के बारे में। इसके बाद हमारी जो है मेरे भाई, जिसको हम बोलते हैं गोल ब्लैडर, पित्ताशय, गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। उसके अलावा बेटा पेनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय। और फिर उसके बाद आप कह सकते हो इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड यानी कि आंत्र ग्रंथियां, आंत्र ग्रंथियां। ओके, ये सारी की सारी हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड है, सहायक ग्रंथियां हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये हमारी एक लंबी पाइपनुमा संरचना है, जो कि स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट, इसकी शुरुआत यानी कि शुरू कहाँ से होती है, तो शुरू होती है हमारी बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी क्या होती है, जैसे ही तुम अपना मुंह खोलते हो तो आपको खाली स्पेस दिखाई देता है, यही आपकी बक्कल कैविटी है। ठीक है, फ्री स्पेस इन माउथ। ठीक है, फ्री स्पेस इन माउथ, जो फ्री स्पेस इन माउथ है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बक्कल कैविटी बोल देते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बक्कल कैविटी बोल देते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है। और ये जो एंड होती है, ये एंड होती है एक पाइप नुमा संरचना बेटा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं एनस, या आमतौर पर आप कह सकते हो गुदा। इसकी लंबाई अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसकी लंबाई हम रखते हैं 6 से 9 मीटर के बीच में।
आपको एक एनसीईआरटी की बुक बताती है जो कि 11th या 12th क्लास की है, उसमें लिखा हुआ है कि इसकी लंबाई जो है वो 6 से 9 मीटर तक हो सकती है ह्यूमन के अंदर। 6 से 9 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है, किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं उसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक एलिमेंट्री कैनाल का हम इंट्रोडक्शन देंगे ताकि तुम्हें आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो, धीरे धीरे तुम चीज़ों को सीखते चले जाओ, इनसे तुम फैमिलियर होते चले जाओ बेटा, ठीक है। जल्दी से देख लो, नोट हो गया होगा आई होप यहाँ तक। अब आ गया जाओ, अब देखो हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की, या इसको हम बोल देते हैं आहार नाल, आहार नाल। सबसे पहले आप जब अपना माउथ ओपन करते हो तो यहाँ पर एक संरचना दिखाई देती है, उसके बाद बक्कल कैविटी के बाद मैं थोड़ा सा आपको ऐसा शो करना चाहता हूँ कि भाई साहब ये आपका माउथ है। उस माउथ के बाद जो है ये एक पतली पाइप नुमा संरचना हो जाती है जिसको हम ईसोफेगस या आहार नली कहते हैं, ईसोफेगस या आहार नली कहते हैं। ये ईसोफेगस जो है आप लोगों की, ध्यान से सुनना, ये बेटा जो ईसोफेगस है ये आगे चलकर ऐसे एक जे शेप्ड ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाती है, एक जे शेप्ड ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाती है, इसको स्टमक बोला जाता है। स्टमक के बाद हमारी जो है छोटी आंत की शुरुआत हो जाती है और जिसका ग्रहणी वाला हिस्सा होता है, ठीक है। ये ग्रहणी वाला हिस्सा बहुत ऐसे जो है मेरे भाई आप लोगों का बटा हुआ होता है, ये आप लोगों का छोटी आंत वाला हिस्सा आ गया ग्रहणी, उसके बाद जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, फिर जीजेनम और फिर इलियम, और फिर इसके बाद बेटा ये आपकी जुड़ी होती है किससे? बड़ी आंत से। जस्ट समझाने के लिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो है आप लोग की शुरू हो जाती है बेटा कौन सी? बड़ी आंत। ये आप लोग की बड़ी आंत की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। ये आप लोग की बड़ी आंत हो जाती है, ठीक है। ये सबसे पहले हमारी हो जाती है बेटा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, या जिसको हम क्या कहते हैं? मुख गुहा। ये जो है हमारी बेटा ईसोफेगस, ईसोफेगस या आहार नली, नोट आहार नाल, इट्स आहार नली, ओके, जो कि 23 से 24 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये है हमारा बेटा स्टमक, ये है क्या? हमारा स्टमक अमाशय। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, ये है हमारी छोटी आंत। और फिर हमारी ये आ जाती है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। हालांकि इनके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे। इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद बेटा ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट, यहाँ पर पाइप नुमा संरचना ऐसे ओपन होती है जहाँ से वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है, बड़ी आंत का ही पार्ट होता है ये, एनस या गुदा। तो ये होती है आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल। इन सब के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है। पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे एक एक चीज़, फिर हम एसोसिएटेड ग्लैंड को इनके साथ रिलेट करते चले जाएंगे। जैसे मान लो लार ग्रंथियाँ जो है हमें बक्कल कैविटी के साथ ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, कैसे काम करती है, इसमें हम अलग से क्या पढ़ेंगे। जैसे मान के चलो कोई दवाई तुम मुंह के अंदर डालते हो, ठीक है, कई दवाई ऐसी होती है जो नॉर्मली आती है। जैसे मान के चलो हमारी कई बार जाड़ में दर्द हो जाए और भयंकर वाला दर्द हो जाए, तो एक पेन किलर आती है, उस पेन किलर को आपको खाना नहीं होता, उस पेन किलर को आपको अपनी जीभ पे रखना होता है, उसको वहाँ पे पिघलाना होता है। वो मीठी सी दवाई होती है। एक्चुअल में जो भी दवाई ऐसी होगी जो खानी नहीं होती, निगलनी नहीं होती, जिसको हमें लार के थ्रू जो बॉडी में है इंजेक्ट करवाना होता है, वो वाली चीज़ जो होती है ना, वो मुंह के अंदर लार उसके ऊपर कैसे एक्ट करती है, ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारी मेडिसिन के बारे में, बहुत सारे ड्रग्स के बारे में आपने पढ़ा होगा,
ठीक है, यही चीज़ होती है। जैसे कुछ लोग जो होता है हमारा जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल पता होगा, वेस्टिब्यूल हम किसको कहते हैं? वेस्टिब्यूल को हम टबैको चैम्बर भी बोल देते हैं। ये टबैको चैम्बर जो होता है ये हमारी चिक और टीथ के बीच का स्पेस होता है, जहाँ पर लोग जो तंबाकू वगैरह दबाते हैं, ये जो तंबाकू वगैरह दबाते हैं इसको दबाने में क्या मजा आता है, ये कैसे हमारी लार के अंदर मिक्स होता है, यहाँ पर कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमारी जो शुरुआत होगी बेटा अभी वो किससे स्टार्ट होगी? हमारी बक्कल कैविटी से। किससे स्टार्ट होगी? हमारी बक्कल कैविटी से। फिर हम इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में हम बात करते चलेंगे। और एसोसिएटेड ग्लैंड को हम साथ साथ इनसे क्या करते चले जाएंगे? रिलेट करते चले जाएंगे। जो बक्कल कैविटी है बेटा, जो हमारी बक्कल कैविटी है या मुख गुहा, मुख गुहा है क्या बक्कल कैविटी? ये है बेटा फ्री स्पेस इन माउथ, फ्री स्पेस इन माउथ, मुंह में खाली जगह या मुख में खाली जगह। ये क्या है? मुख में खाली जगह है। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई आप लोगों का? इसी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। इसके अलावा एक वर्ड और हम यूज कर सकते हैं, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल जो होता है स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन टीथ एंड चिक, गाल और दांतों के बीच का स्पेस, जगह, गाल और दांत के बीच की जगह, दांत के बीच की जगह, दांत और गाल के बीच की जगह को हम क्या कह सकते हैं? वेस्टिब्यूल हम बोल सकते हैं। बक्कल कैविटी में हम मेनली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे बक्कल कैविटी में? एक तो हमें पढ़ना है बेटा हमारे टीथ, यानी कि हमारे दांतों के बारे में, दांतों के बारे में हमें बात करनी है। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर हमारी टंग, TONGUE, टंग, यानी कि हमारी जिह्वा, या जिसको आप क्या कहते हो आमतौर पर जीभ भी कह देते हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम टीथ के बारे में बात करेंगे। टीथ क्या करते हैं, कितने टाइप के टीथ होते हैं, टीथ होता क्या है। ठीक है, अब स्टार्टिंग हम टीथ से करने वाले हैं, टीथ के बारे में जानने वाले हैं। टीथ होता क्या है, टीथ फंक्शन कैसे करता है, आई बात समझ में? टीथ का पूरा एक डायग्राम लेंगे, टीथ के पार्ट्स बताएंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हमारी टीथ की। सिंगल जो दांत होता है उसको हम आमतौर पर क्या बोल देते हैं बेटा? टूथ बोल देते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं दांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ टीथ, तो स्टडी ऑफ टीथ कहलाती है बेटा ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, यहाँ पर हमें बहुत सारे पॉइंट लिखने हैं। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, लेकिन उससे पहले दांत को समझते हैं। आइए हमारे पास एक दांत का डायग्राम है जो आप देख पा रहे होगे, अभी देखोगे, नहीं देख पा रहे हो तो कहाँ गया? ये वाला। ठीक है, ये वाला दांत का डायग्राम है। आई होप तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हमने कुछ यहाँ पर लिया है बेटा, ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये सबसे पहले ये वाला पार्ट है, ये जो हमने वाइट वाला पोर्शन कर दिया है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाता है आप लोगों का इनेमल। क्या कहलाता है? इनेमल। उससे पहले समझो, ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है दांत का, जो ऊपर उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला होता है बेटा, इसको कहा जाता है क्राउन वाला पार्ट, क्राउन। ठीक है, और फिर ये आ जाते हैं आपके गम्स, है ना? गम्स मतलब मसूड़े, और मसूड़ों के नीचे वाला पार्ट जो होता है मेरे भाई, इसको हम क्या बोल देते हैं? रूट बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स पार्ट। ठीक है, रूट वाला पार्ट बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम रूट वाला पार्ट बोल देते हैं। क्राउन में जो शाइनी पार्ट है, जब भी तुम किसी को अपनी बत्ती सी दिखाते हो ऐसे करके, तो ये जो वाइट वाइट पोर्शन आप दिखा रहे होते हो किसी को, ये बाहरी पार्ट सबसे जो शाइनिंग पार्ट भी है और सबसे कठोर भाग भी है बेटा, इसको कहा जाता है इनेमल। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इनेमल। इसको क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है। इनेमल कहा जाता है, इनेमल। इनेमल के बाद जो दूसरा पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मार्क करूंगा बेटा, ताकि इसके अंदर कलर भर जाए हमारा, ताकि तुम लोग ये सारी चीज़ें अलग से देख पाओ। ठीक है, ये इनेमल। इनेमल के बाद जो है ये वाला हिस्सा,
इस वाले हिस्से को बेटा हम बोल देते हैं डेंटाइन। इस वाले हिस्से को हम क्या बोल देते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन, हिंदी में भी इसको क्या बोल देते हैं? डेंटाइन बोल देते हैं, डेंटाइन। इसको हम क्या बोल देते हैं? डेंटाइन बोल देते हैं। यहां पर आप लोगों की बहुत सारी ब्लड वेसल्स आई होती है ऐसे करके, ये ब्लड वेसल्स वैसे नीचे से आती है ऐसे करके, यहां पर जो है आप लोगों की बहुत सारी ऐसे करके ये ब्लड वेसल्स आई होती है, रक्त वाहिकाएं आई होती है, ठीक है। इसी हिस्से को हम बोलते हैं आमतौर पर पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, पल्प मतलब मुझे हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा इसका क्या है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए हमारी पल्प कैविटी है, ठीक है। मेनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम इनेमल के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम डेंटाइन के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको ये पता है हमारी पूरी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी होती है? एक होती है एक्टोडर्मल, एक होती है मेसोडर्मल और एक होती है एंडोडर्मल। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी 3 लेयर के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने दांत उठा लिया, तो दांत का जो सबसे बाहरी हिस्सा हम देख रहे हैं इनेमल वाला, वो होता है आपका एक्टोडर्मल, यानी कि बाहरी परत, बाहरी त्वचा, बाहरी स्किन, ये एक्टोडर्मल बाहरी पोर्शन है एक्टोडर्मल। आई बस में, तो इसका ओरिजिन जो हो गया हमारे इनेमल का वो एक्टोडर्मल हो गया। उसके बाद इसके बीच वाला हिस्सा दिखा हमने कौन सा? डेंटाइन। तो डेंटाइन क्या हो जाएगा? मेसोडर्मल, है ना, मेसोडर्मल। और लास्ट में जो हम इसका पल्प कैविटी वाला हिस्सा जो देख पा रहे हैं बिल्कुल लास्ट में है, तो बेटा ये किसके अंदर काउंट होता है? एंडोडर्मल के अंदर काउंट होता है। इनेमल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, शाइनी पार्ट है, और इनेमल जो है मेरे भाई वो आपका एक ही बार बनता है, दोबारा कभी नहीं बनता। और किस तरह की सेल से ये बनता है? अमीलोब्लास्ट सेल से बनता है। किससे बनता है? अमीलोब्लास्ट सेल से ये बनना होता है। आई बस में। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? डेंटाइन की। डेंटाइन सेकंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना होता है, और ओडोंटोब्लास्ट सेल जो है ऐसे इस कोने के ऊपर फैली होती है चारों तरफ, यहाँ पर ऐसे करके जो है आप लोगों की ओडोंटोब्लास्ट सेल जो है वो ऐसे करके फैली होती है। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल जो है वो ऐसे करके यहाँ पर फैली होती है, और ये बार बार जो है डेंटाइन को बनाती रहती है। इनेमल एक बार बनता है, लेकिन डेंटाइन जो है वो बार बार हमारा बन सकता है। तो अगर आपकी दांत का इनेमल उतर जाएगा, शाइनी पार्ट उतर जाएगा, तो दिक्कत आ जाती है। कईयों के दांत बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं पायरिया की कंडीशंस में। तो पायरिया की कंडीशंस में क्या होता है? वो इनेमल को क्या करते चले जाते हैं? ख़त्म करते चले जाते हैं। और इनेमल ख़त्म तो फिर कोई इलाज नहीं है, फिर तो आपको दांत बदलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो आपके दांत कभी भी वाइट दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो इन सब के बारे में 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये हमने एक छोटी सी एक हेल्दी सी डेमो क्लास रखी है आप लोगों के लिए। ऐसा ही जो है पूरे सिस्टम में जो है मतलब पूरे इस बैच में क्लासेस चलती रहेगी। रोज़ाना हम स्टार्टिंग की क्लास जो है आपकी 50 मिनट 55 मिनट ऐसे रखेंगे, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि पहले आपको प्री का जो है एग्ज़ाम देना है। तो प्री तक मेरी कोशिश रहेगी कि प्री का एग्ज़ाम जब तक आपका होता है तब तक हम जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को निपटा दें, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है, 55 से 60 इसके अंदर क्लास हमारी होने वाली है। और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही लगभग मान के चलो 6 से 7 या 8 क्लास तक ले सकता है हमारा। तो बिल्कुल डेप्थ में बहुत गहराई के साथ और सारी चीज़ें ऐड करते हुए हम चलेंगे। कुछ बीमारियां मैं तुम्हें साथ साथ भी पढ़ाऊंगा, और बीमारियों को मैं अलग से टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ भी हम बीमारी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ अलग भी हम जो है बीमारियों का एक टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को, बाय बाय, गुड नाइट बेटा सभी को।